Hello everyone, how are you all? I welcome you all to the new video. तो आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन में है प्रीपोजिशंस के। ठीक है, तो हमने प्रीपोजिशंस के ऑलरेडी कुछ पार्ट्स किए हैं और आज की जो प्रीपोजिशंस की वीडियो है इट इज अबाउट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अगर आप लोगों को याद हो तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे दो टाइप के प्रीपोजिशंस, और एक तो था फिक्स्ड प्रीपोजिशन और एक था फ्रेजल वर्ब्स। तो आई टोल्ड यू कि हम इन्हीं दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जो आरएएस मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश में इसी तरह की चीजें आपको ज्यादा परेशान करती हैं। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि क्वेश्चंस में करेक्शंस करनी होती हैं, कई बार आपको फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती है, इडियम्स पूछे जाते हैं, तो उनके क्या मीनिंग होते हैं। सो इट इज अबाउट दैट। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक तो फिक्स प्रपोजिशंस की और दूसरा फ्रेजल वर्ब्स की। ठीक है, तो अगर हम फिक्स प्रपोजिशंस की बात करें तो फिक्स्ड प्रपोजिशंस, आई टोल्ड यू कि ये भी प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको कहेंगे प्रिपोजिशनल फ्रेजेस। दे विल बी कॉल्ड एज प्रिपोजिशनल फ्रेजेस। हम इनको कहें क्योंकि ये प्रिपोजिशन के साथ बनते हैं और फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स का एक समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, तो प्रिपोजिशन के साथ कुछ और शब्द मिलते हैं और उससे प्रिपोजिशनल फ्रेज बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रिपोजिशंस को लिखा जाता है कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के साथ। ठीक है, तो इसको किसके साथ लिखा जाता है स्पेसिफिक, जस्ट मोमेंट। तो स्पेसिफिक वर्ब, एक मिनट, या एडजेक्टिव्स के साथ इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, फिक्स्ड प्रिपोजिशंस होती हैं, राइट। और क्योंकि इनको फिक्स्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम कहें अमेज्ड एट, ही वॉज अमेज्ड एट, ठीक है, कोई भी चीज हो, ही वॉज अमेज्ड एट माई बिहेवियर। ठीक है, कि वो सरप्राइज्ड था, ही वॉज अमेज्ड एट माई बिहेवियर। और अमेज्ड एट मी हो सकता है। तो ये क्या है, ये प्रिपोजिशनल फ्रेजेस हैं जहां पर एक एडजेक्टिव के साथ एट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कई बार कहा जाता है ही इज अकस्टम्ड टू दिस, कि वो इस चीज का आदी है। तो अकस्टम्ड क्या है, आदी होना, उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, टू। तो हमेशा आपको अकस्टम्ड के बाद टू नजर आएगा, अमेज्ड के बाद एट नजर आएगा। ठीक है, ही इज अकस्टम्ड टू दिस मैनर, कि वो इस तरीके से या इस तरीके का आदी है। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, कि वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। अब इंटरेस्टेड जो है इस वर्ब के साथ इनका इस्तेमाल होता है, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो इंटरेस्टेड इन, अकस्टम्ड टू, अमेज्ड एट, ये सारी की सारी क्या है, आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेजेस हैं, या आप इनको कहेंगे फिक्स्ड प्रिपोजिशंस हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में फिक्स्ड प्रिपोजिशंस में कुछ और भी आती है, जैसे अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड का साथ, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। कहीं पे भी देखोगे आपको कई बार प्रिपोजिशन लिखनी पड़ जाए तो अफ्रेड के साथ आप ऑफ लिखोगे। अलॉट टू, द बजट वॉज अलॉटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो अलॉटमेंट के साथ या अलॉट वर्ब के साथ टू आता है। कन्फाइन टू, सो कन्फाइन टू मतलब होता है किसी चीज तक ही लिमिटेड रहना। सो द डिस्कशन वाज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, की एक बाउंड्री में रहना।
तो कन्फाइन के साथ टू का इस्तेमाल होगा। कन्वर्टेड टू, द ओल्ड फैक्ट्री वॉज कन्वर्टेड टू अ मॉडर्न ऑफिस स्पेस। तो यहाँ पर जनरली कन्वर्टेड टू में जब आता है तो एक फिजिकल चेंज जैसा होता है जो रिवर्सिबल भी हो सकता हो। लेकिन जब आप कहते हैं कन्वर्टेड इनटू, जैसे द रॉ मटेरियल्स वर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो इनटू कब लिखेंगे? जब ऐसा चेंज हो जिसको बदला ना जा सके। जैसे अगर आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए तो उससे आप वापस से रॉ मटेरियल नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज आता है वो इरिवर्सिबल चेंज आता है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं कन्वर्टेड टू की, यहाँ पर चेंज तो भी रिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसको वापस से पुराने जैसा कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज, दोनों में ही चेंज होता है। कन्वर्टेड के साथ टू भी आता है, कन्वर्टेड के साथ इनटू भी आता है, लेकिन दोनों में फर्क किस बात का है कि जो बदलाव आता है वो बदलाव कैसा है, वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, किस तरह का बदलाव है। ठीक है, नेक्स्ट है कोप विद। अब बहुत सारे लोग ना इसको लिखते हैं कोप अप विद, ये गलत होता है। कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है। ठीक है, तो शी हैड शी हैड टू लर्न हाउ टू कोप विद स्ट्रेस, कि किसी चीज से आप अपने आप मतलब उस चीज पे आप काबू पा लें। ठीक है, कोप विद, कैसे आप उससे लड़ते हैं या कैसे आप उससे निजात पाते हैं, तो कोप विद आता है। कॉन्टैक्ट विद, आई लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट विद जब किसी के साथ की बात करें। डिवोट टू, ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू। अब देखो यहाँ पर ना ये सेपरेबल चीज आ जाती है कि कई बार बीच में कोई नाउन आ सकता है या कोई प्रोनाउन आ सकता है उस वर्ब और प्रिपोजिशन के बीच में। ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलता, मतलब सेम रहता है। ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू चैरिटेबल वर्क। ठीक है, देन डेफर टू, इन मैटर्स ऑफ एक्सपर्टीज शी वुड डेफर टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। मतलब किस चीज पर उसको अपने आप को किस चीज पे यकीन करना चाहिए या किस चीज पर उसको शी मस्ट रिसोर्ट हरसेल्फ टू, तो डेफर टू आता है। ठीक है, कि किस तरफ उसका रुझान होना चाहिए। सो डेफर, डेफरेंस से बना है डेफर। ठीक है, तो डेफर टू, डेफर के साथ टू का इस्तेमाल होगा। डिप्राइव्ड ऑफ, अब डिप्राइव्ड के साथ ऑफ आता है क्योंकि उसके जस्ट बाद हम वो लिखते हैं जो चीजें, जिन चीजों की कमी होती है, तो इसीलिए होता है डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। फिर आता है डिस्पोज ऑफ। ठीक है, डिस्पोज ऑफ मतलब डिस्कार्ड कर देना, उस किसी चीज को छोड़ देना। सो दे नीडेड टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड फर्नीचर। dispense with, so the company decided to dispense with outdated टेक्नोलॉजी, मतलब इसका भी मतलब होता है किसी चीज को डिस्कार्ड कर देना, छोड़ देना, है ना। तो डिस्पेंस के साथ विद आता है। डिलीवर टू, डिलीवर टू मतलब कहीं पर किसी चीज को डिलीवर करना, पहुंचाना, तो उसके जस्ट बाद जहां पहुंचाना है या पहुंचा दिया गया हो वहां पर आप उसके लिए टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये डेस्टिनेशन को शो करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है। डील इन, द कंपनी डील्स इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, डील इन किस चीज में वो डील करते हैं या किस चीज में वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, डिसाइड अगेंस्ट, अब अगर किसी किसी चीज के फेवर में हो तो डिसाइड फॉर लिखते हैं, लेकिन जब अगर किसी चीज के खिलाफ हो तो डिसाइड अगेंस्ट होगा। ठीक है, दे डिसाइडेड अगेंस्ट द प्रपोजल या डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, ऐसे आप लिख सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम, कि कोई चीज अलग हो तो किसी चीज से अगर वो अलग हो तो वो फ्रॉम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि फ्रॉम जो है वो उसको सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी फिक्स प्रपोजिशंस थी। कुछ और भी है, जैसे अबाइड बाय, मतलब इन अकॉर्डेंस टू, किसी चीज के अ, अनुसार होना। ठीक है, तो अनुसार का जो मीनिंग है, वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, कि हमें रूल्स के अनुसार चलना चाहिए या रूल्स के हिसाब से। एब्सेंट फ्रॉम मतलब कहीं से एस्केप करना या वहां पर ना प्रेजेंट होना। ठीक है,
एब्सटेन फ्रॉम, अपने आप को रोकना किसी चीज से। अबिलिटी टू, तो एबल टू जनरली होता है कि ही इज एबल टू डू समथिंग, ठीक है। असीड टू, टू अग्री, असीड टू मतलब किसी चीज से सहमत होना, तो शी असीड टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है, या मान लेना, ठीक है, सहमत होना या मान लेना। acceptable to, the worth of acceptance, so the rules of the party were not acceptable. access to, act of approaching, मतलब किसी चीज तक पहुंचना। she could not get the job because she did not have access to political leaders, मतलब पहुंच ना होना, ठीक है। सो एक्सेस टू होता है पहुंच होना, और she didn't have access to मतलब पहुंच ना होना, ठीक है, जैसे सिफारिश की तरह से। accompanied by, टू गो along with, साथ होना, ठीक है, कि ही वॉज accompanied बाय मी, कि वो मेरे साथ था या मैं उसके साथ था, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, ठीक है। तो अकाउंटेबल के साथ फॉर का इस्तेमाल होगा। अक्यूज्ड ऑफ, किसी चीज का इल्जाम होना, शी ऑलवेज अक्यूज्ड मी ऑफ ऑल रॉन्ग विद हर, की किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना, तो अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। accustomed टू, मैंने फिर से बताया था, यूज टू होना, आदि होना। acquainted with, किसी चीज से जान पहचान होना, टू हैव familiarity with। acquit of, बरी होना, टू रिलीज। act upon, टू वर्क, किसी चीज के ऊपर काम करना। लाइक एग्जाम्पल कैसे, वी मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस, कि हमें इस सलाह पर, इस एडवाइस पर काम करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। अडेप्ट टू, किसी चीज के साथ एडजस्टमेंट करना, ठीक है। शी अडेप्टेड हर टू ऑल द रेगुलेशन of her in-laws. Add to have an increased effect. I added sugar to my tea, मतलब उसमें और ज्यादा डाल देना, जैसे किसी चीज में एड अप कर देना, जोड़ देना, तो ऐड के साथ टू आता है। एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज के साथ डिपेंडेंट हो जाना, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाना, वो एडिक्टेड होता है, तो एडिक्टेड टू, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग कॉफी। adjacent to, नजदीक होना, the newly built temple is adjacent to my home। admit to give access to, ठीक है, तो मतलब he was admitted to hospital, ठीक है। तो इनसे आपको क्या पता चलता है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं, ठीक है, इनसे आपको यही मैं समझाना चाहती हूँ कि कौन सी वर्ब के साथ अक्सर कौन सी प्रिपोजिशन लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है, और जितनी प्रिपोजिशंस आप याद कर सकते हो कौन से वर्ब्स के साथ, उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने प्रिपोजिशंस ऑलरेडी की हैं, ठीक है। तो यहाँ साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे शी इज डैश वेकिंग अप अर्ली, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी हम फिक्स्ड प्रिपोजिशन यहाँ लिख सकते हैं ऊपर जो दी गई थी, उनमें से ही अगर हम लिखना चाहें, शी इज डैश वेकिंग अप अर्ली, कि वो वेकिंग अप अर्ली, तो कौन सी याद आ रही है, हमने एक प्रिपोजिशन की थी अकस्टम्ड टू, कि वो आदि है, शी इज अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। जैसे यूज्ड टू है, ये भी क्या है, सेम फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, शी इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली और शी इज अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। अब सोच रहोगे कि टू के बाद वेकिंग कैसे आ रहा है, तो टू के बाद वेकिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक जेरेंड है, ठीक है। जेरेंड मतलब एक नाउन की तौर पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वी विल डिस्कस जेरेंड्स भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। बट हाँ, ये एक नाउन की तरह है, वर्ब का जब इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाए तो जेरेंड होता है। तो यहाँ पर वेकिंग अप क्या है, एक एक्शन है, नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर accustomed टू। अगर हमें कोई वर्ब इस्तेमाल करनी होती, अगर वो वर्ब का काम कर रही होती, तो हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्योंकि वेकिंग एक जेरेंड या नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह नहीं। द कैट इज डैश लाउड नॉइजेस, तो इसका क्या मतलब होगा, द कैट इज डैश लाउड नॉइजेस। तो अब आपको क्या करना है
कि यू कैन सी द क्वेश्चंस, आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब या कौन सी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो जैसे हम कह सकते हैं शी इज द कैट इज डैश ऑफ लाउड नॉइजेस। तो इस केस में क्या होता है कि कैट को क्या हो सकता है, लाउड नॉइज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि द कैट इज अफ्रेड ऑफ, एक था, है ना, तो हम अफ्रेड ऑफ कह सकते हैं। वी आर अचीविंग ग्रेट थिंग्स, वी आर डैश अचीविंग ग्रेट थिंग्स। अब यहां पर क्या हो सकता है, हम यहाँ लिख सकते हैं वी आर एबल टू अचीविंग ग्रेट थिंग्स। नहीं, एबल टू नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अचीविंग यहाँ पर क्या है, एक वर्ब की तरह से काम कर रहा है। तो हमें यहाँ इसको किस तरीके से यूज करना है, हमें यूज करना है जैसे वी आर केपेबल ऑफ, है ना, कि हम सक्षम हैं बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने के। ही इज डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ही इज डैश मतलब क्या वो अगेंस्ट है उसके, नहीं, अगेंस्ट के साथ तो प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही इज इन फेवर, वो भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है कि ही इज, हम कह सकते हैं ही इज कन्विंस्ड ऑफ, कन्विंस्ड के साथ ऑफ आता है। तो ये सारी आपको कहाँ से पता चलेंगे, जब आप और ज्यादा सीखेंगे इस तरह की प्रपोजिशंस को। आई एम डैश आर्ट एंड लिटरेचर, मैं आर्ट और लिटरेचर में क्या हो सकता हूँ, इंटरेस्टेड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर। द सोल्यूशन इज डैश वेरियस फैक्टर्स। तो क्या हो सकता है, द सोल्यूशन, एक नॉर्मल आसान शब्दों में कहेंगे द सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर इज लिखा गया है, तो इज के बाद हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, द सोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। देयर सक्सेस इज डैश हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। अब देयर सक्सेस इज, यहाँ पे क्या हो सकता है कि उनको सक्सेस क्यों मिली है। ठीक है, तो मतलब वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उनकी सक्सेस का जिम्मेदार कौन है या क्या चीजें उसके पीछे हैं। तो इस तरह की एक वर्ब होती है एट्रीब्यूट की, जिसका हम श्रेय दें, तो उनकी सक्सेस का श्रेय किसको जाता है, तो एट्रीब्यूटेड टू हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। द टीम इज डैश कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस करती है टीम, है ना, तो क्या होगा, डिवोटेड टू। शी इज डैश योर फिटनेस रूटीन। शी इज डैश टू, मतलब वो फिटनेस रूटीन में इन्वॉल्व है अपने आप में, तो शी इज कमिटेड, उसके साथ कमिटमेंट होता है। ठीक है, शी इज कमिटेड टू। द रिजल्ट्स आर डैश आवर एक्सपेक्टेशंस, की रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, या बराबर वैसे होते जैसे हमने सोचा, तो यहाँ पर हो सकता है कंसिस्टेंट विद। देखो एक नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे प्रपोजिशन लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे द रिजल्ट्स आर बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है, तो कंसिस्टेंट विद आवर एक्सपेक्टेशंस होगा। वी आर डैश योर सपोर्ट, मतलब किसी ने हमें सपोर्ट किया तो हम क्या करते हैं, हम थैंकफुल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी आर थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट, और वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। द कंपनी इज डैश सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो द कंपनी इज क्या हो सकती डेडिकेटेड टू हो सकती है ना, कि कंपनी क्या है, कंपनी अपने आप को डेडिकेट कर रही है कैसी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी एंड कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप। सो द कंपनी इज डेडिकेटेड टू, देन
आई एम डैश द न्यू सॉफ्टवेयर, तो आई एम familiar with। एक होता है आई एम familiar with। ऐसा ही एक और प्रपोजिशन का, फिक्स्ड प्रपोजिशन का है आई एम familiar with, और दूसरा है आई एम aware of। The project is dash innovative technology, so the project is based on innovative technology, and they are dash their ability to succeed, they are what, they are confident in, you have confidence in something। ठीक है, तो ये कुछ प्रपोजिशंस थी जो एक सर्टेन सेट ऑफ वर्ड्स के साथ ही यूज की जाती हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रपोजिशंस। ठीक है, तो इनके भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या है इन क्वेश्चंस में और हमें क्या समझने की जरूरत है। जैसे कि शी इज स्टैंडिंग डैश द डोर। अब दरवाजे पर होना या दरवाजे के नजदीक होना, तो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी इज स्टैंडिंग द डोर। अगर इसका मतलब है कि वो दरवाजे के नजदीक है तो शी इज स्टैंडिंग बाय द डोर, और अगर वो दरवाजे पर खड़ी है तो शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। हम इसका ये मतलब निकालेंगे। शी वॉज स्टडिंग डैश हर स्टडी टेबल। वो कहाँ पढ़ रही थी? शी वॉज स्टडिंग एट हर स्टडी टेबल। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि डेस्क, टेबल, अगर हम सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं और हम लोकेशन की बात करें तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ही इज लाइंग डैश बेड। तो अब यहां पर क्या होगा? अगर वो सो रहा है तो स्लीपिंग इन, लेकिन यहां पर क्या होगा? ही इज लाइंग ऑन हिज बेड, कि वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है। द वर्दी मिनिस्टर इज सिटिंग कहाँ? ऑन हिज चेयर, वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, यहाँ सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। शी वॉन्ट टू गेट डैश बर्लिन बिफोर डार्क। सो शी वॉन्टेड टू गेट टू बर्लिन, वो जाना चाह रही है। यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात हो रही है कि आपको कहाँ पहुंचना है। ठीक है, गोवा इज डैश द साउथ ऑफ इंडिया। अब गोवा क्या है? गोवा इज, कहाँ पर है गोवा? यहाँ पर लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब किस तरफ है, डायरेक्शन की बात हो रही है। साउथ लिखा है तो डायरेक्शन की सेंस में लोकेशन की बात हो रही है। दिशा, कौन सी दिशा में है? तो हम क्या कहेंगे? गोवा इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। द पैराशूट वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। सो द पैराशूट वॉज फ्लाइंग कहाँ? ऊपर। हम ये कह सकते हैं अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। वी नीड नॉट वरी एज द वाटर ऑफ द यमुना इज डैश द डेंजर लेवल, कि हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यमुना का पानी डेंजर लेवल से ऊपर होगा तो डरने की बात होगी। तो अबव तो नहीं होगा यहाँ पर, ये अबव इसके लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा? अबव नहीं है, अब यहाँ होगा बिलो द डेंजर लेवल। अगर उससे कम होगा तब वो डेंजर की बात नहीं होगी। द यंग वुमन वॉज किल्ड डैश अ क्रिमिनल। वॉज किल्ड, अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, बाय का इस्तेमाल बताया था और विद का इस्तेमाल भी बताया था। तो जब एजेंट की बात हो तो बाय, अक्सर वो ह्यूमन बीइंग होगा, और जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो विद। अब ही वॉज किल्ड, क्रिमिनल आदमी है, इंसान है, तो क्या होगा? बाय। ही वॉज किल्ड बाय अ क्रिमिनल डैश अ नाइफ, चाकू, विद अ नाइफ। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए थे यहाँ पर जस्ट उन्हीं का इस्तेमाल करना है, और कुछ भी आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट डैश इंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? टू राइट विद इंक। ठीक है, इंक से, स्याही से लिखना। शी रोट द लेटर, अब फिर से पेन है तो विद आएगा, है ना। ब्लू इंक विद द पेन। अब यहाँ पर जब स्याही के रंग की भी बात हो ना, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इन। ठीक है, इन ब्लू इंक। ठीक है, बट आई रोट इट डैश अ पेंसिल।
अब यहां पर क्या होगा? विद अ पेंसिल। ठीक है। शी डिस्ट्रीब्यूट्स दीज चॉकलेट्स डैश द चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात हो, बांटने की बात हो, और जब लिखा हो चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, दो नहीं है, और यहाँ पर नाम भी नहीं है। दूसरी बात, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यू विल राइट हियर अमंग द चिल्ड्रन। देन द पॉलिसी वाज साइंड डैश कनाडा एंड पाकिस्तान। दो के बीच की बात है, तो बिटवीन। अमंगस्ट नहीं आएगा, अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। A cricket series will be played dash England, स्पेन एंड न्यूजीलैंड। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जब दो या मतलब दो से ज्यादा की बात हो और अगर नाम गिवन हो, तो आपको क्या लिखना है? वहां पर बिटवीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर नाम गिवन है तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज सिटिंग डैश हिम, ही सिटिंग बाय हिम, बिसाइड हिम, है ना, उसके बराबर में बैठा था, नियर हिम। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? बिसाइड। डैश एडवाइजिंग मी, ही गेव मी मनी टू। अब ये क्या है? दो काम हुए हैं कि मनी भी मिला है और एडवाइस भी मिली है। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। ठीक है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स या फ्रेजल प्रिपोजिशन होती है, इन एडिशन टू। ठीक है, जो एक कंजंक्शन के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पर आएगा बिसाइड्स, किसके साथ? साथ उसने मुझे पैसे भी दिए। She was staying dash Rohini dash Delhi. So she was staying in Rohini, क्योंकि रोहिणी भी एक एरिया है, कहाँ है? दिल्ली में। He was knocking dash the door. He was knocking on the door. दरवाजे पर वो दस्तक दे रहा था। तो आई होप आपको ये प्रपोजिशंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वो प्रपोजिशंस जो आपके आरएएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। सो यू प्लीज पे अटेंशन टू इट। जैसे कि एक है क्वेश्चन, हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स टू हैव। अच्छा, ये हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। हिज न्यूज चैनल एस्पायर्स टू हैव अ मिलियन व्यूअर्स, ये हमने डिस्कस किया था। टू हैव अ मिलियन व्यूअर्स until द वीकेंड। अब अंटिल द वीकेंड नहीं होगा इसका आंसर, मैंने आपको बताया था इसका आंसर होगा बाय द वीकेंड। वीकेंड तक, वीकेंड के खत्म होने तक। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? बाय द वीकेंड, क्योंकि ये डेडलाइन को शो कर रहा है, ये डेडलाइन है। ठीक है। और अंटिल का इस्तेमाल एंडिंग पॉइंट के लिए होता है। खैर, बाय भी एंडिंग पॉइंट को ही शो कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट इज द आइलैंड वॉज uninhabited except, आपको क्वेश्चन में दिया गया एक्सेप्ट ऑफ शीप। अब अनइनहैबिटेड या हैबिटेड, इनहैबिटेड भी हो सकता है, अनइनहैबिटेड भी हो सकता है। अब इस केस में क्या है कि आइलैंड पे, आइलैंड वाज अनइनहैबिटेड, अनइनहैबिटेड मतलब कोई भी नहीं था वहां पे, एक्सेप्ट ऑफ शीप। अब इनहैबिटेड के साथ मैंने आपको बताया कि ये फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ की जगह बाय की, शीप के अलावा और किसी के द्वारा वो आइलैंड इनहैबिटेड नहीं किया गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय शीप। ठीक है। सो द आइलैंड वाज अनइनहैबिटेड एक्सेप्ट बाय शीप। अब एक और है क्वेश्चन, जैसे डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। अब देखो, बिटवीन यू ऑल, मैंने कहा बिटवीन या तो दो के बीच की बात करेगा, या फिर
दो से ज्यादा की बात तब होगी जब वो when it talks about people or things with names। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, बिटवीन यू ऑल कह रहा है, तो बिटवीन के साथ ऑल नहीं आ सकता है, तो यहाँ बिटवीन की जगह क्या होगा, अमंग, आपस में। ठीक है, तो अमंग बिल्कुल सही इस्तेमाल होता है जब आप दो से ज्यादा की बात करते हैं। देन दैट इज अ गुड वे डैश ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस केस में क्या आएगा कि अच्छा तरीका है, पर किस चीज का तरीका है, तो ऑफ का इस्तेमाल होगा क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कि किस चीज का अच्छा तरीका है। देन वी हैड डिसाइडेड दैट वी वुड मीट डैश द वे टू द फेयर, सॉरी टू द ऑफिस। तो यहां पर क्या आएगा, वी वुड मीट, द वे के साथ हम क्या लिखते हैं, वी वुड मीट ऑन द वे। एक ऐसे ही फ्रेंच प्रपोजिशन है, ऑन रूट इसको कहा जाता है, ऑन रूट मतलब ऑन द वे, तो ये फिक्स्ड है यहाँ पर। ठीक है, ऑन द वे टू द ऑफिस या ऑन द रूट टू द ऑफिस। देन दे सक्सीडेड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, दे सक्सीडेड डैश एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन, कि वो कामयाब हुए किस चीज में, प्रिजन से भागने में। ठीक है, तो कामयाब हुए किसी चीज में, तो सक्सीडेड इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन। ठीक है, ये एस्केपिंग जो है ये एक जेरेंड है, इसके साथ इनका इस्तेमाल होता है, यू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे आरएएस के मेंस पेपर 4 में आए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। आई होप यू अंडरस्टूड देम। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि प्रिपोजिशंस का लास्ट टॉपिक है, और वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, ये मैंने बताया था कि अक्सर यहाँ पर क्या होती है, वर्ब के साथ एक प्रिपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है और उसका अपना एक मतलब होता है। ठीक है, हर प्रिपोजिशन का अपना मतलब होता है। तो आज हम कुछ प्रिपोजिशंस को फ्रेजल वर्ब्स के साथ या फ्रेजल वर्ब्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप एग्जाम्पल, दिस इज द फॉर्म प्लीज कैन यू फिल इट इन। फिल एक फ्रेजल वर्ब, क्या, फिल इन, किसी चीज को भरना। अब आप सोचोगे कि फिल इट इन कैसे है, क्योंकि ये जो प्रिपोजिशन है, और एग्जाम्पल देखो, फिल इट इन, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दैट आर्ग्यूमेंट अप, एक होता है ब्रिंग अप। ठीक है, अब यहाँ पर गैप है, पुलिस आर लुकिंग इनटू, यहाँ गैप नहीं है, पुलिस आर लुकिंग इनटू कनेक्शंस, लुकिंग इनटू मतलब किसी चीज में किसी मामले में देखना। ठीक है, लुक इनटू द मैटर, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे वी नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन, कम अप विद मतलब एक सोल्यूशन के साथ आना। ठीक है, सोल्यूशन ढूंढना, सर्च। ठीक है, तो आपने देखा कि दो प्रिपोजिशनल या दो फ्रेजल वर्ब्स तो ऐसी थी जिसमें गैप था बीच में, और दो प्रिपोजिशनल या फ्रेजल वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें गैप नहीं है। तो इससे आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि एक सेट ऐसा होता है कि जो सेपरेबल होता है, कि ये फ्रेजल वर्ब सेपरेबल है, अलग की जा सकती है,
ठीक है। इस केस में क्या होगा कि वर्ब और पार्टिकल कैन बी अपार्ट और टुगेदर, मतलब इकट्ठा भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। जैसे दे हैव कॉल्ड द मीटिंग ऑफ, उन्होंने मीटिंग क्या की है, कैंसिल कर दी है। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, और दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, दोनों सही है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर बीच में पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वो सेपरेबल ही होंगी। ठीक है, यहाँ पे नाउन आया है, कोई बात नहीं, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोनाउन आएगा तो हमें इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे द मीटिंग दे हैव कॉल्ड इट ऑफ, कॉल इट ऑफ, फिल इट इन। ठीक है, इट क्या है, प्रोनाउन है। टर्न हिम डाउन, रिजेक्ट करना। ठीक है, अब हिम क्या है, प्रोनाउन है, तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। टर्न हिम डाउन मतलब उसे रिजेक्ट करना है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करना। तो कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे आई डिडंट वांट टू ब्रिंग द सिचुएशन अप, कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्लीज कैन यू फिल दिस फॉर्म इन। तो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन लिखना। आई पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन एट 8 p.m, इसमें क्या है कि कलेक्ट समवन इन अ कार, मतलब किसी को उठाना या लिफ्ट देना। ठीक है, पिकअप करना और कहीं और लेकर जाना। शी टर्न द जॉब डाउन, कि उसने जॉब को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, टू नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो सेपरेट नहीं की जा सकती, जैसे हु लुक्स आफ्टर द बेबी, लुक आफ्टर। अब आप ये नहीं कह सकते हु लुक्स द बेबी आफ्टर, नो, इट शुड बी हु लुक्स आफ्टर द बेबी। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। हु लुक्स आफ्टर हर व्हेन यू आर एट वर्क, देखभाल करना। ठीक है, अब चाहे वहां पर प्रोनाउन आ जाए, चाहे कोई नाउन आ जाए, वो ऐसे ही रहेगी। देन द बिगनिंग ऑफ द मूवी, अप गेट्स डाउन एवरीवन। ठीक है, अब एक मूवी है अप, कह रहा है गेट्स डाउन एवरीवन। गेट्स डाउन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। गेट्स डाउन क्या आएगा, गेट्स एवरीवन डाउन। यहां पर जरूरी है कि आप इनको सेपरेट ही करें, तभी इनका सही मतलब आएगा, वरना सही मीनिंग नहीं बनेगा। पिक द बॉक्स अप एंड कैरी इट टू द किचन, लेकिन इस केस में क्या होगा, पिक द बॉक्स अप, पिक अप द बॉक्स, इसमें क्या है, ये सेपरेबल होना सही नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे, पिक अप द बॉक्स। ठीक है, देन पिक अप इट, ये गलत है। इसमें क्या होगा, पिक इट अप। मतलब आपने देखा कि इसमें तो इसको सेपरेट करना जरूरी था, अगर आप इसको सेपरेट नहीं करते तो एक गलत मीनिंग देता, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें सेपरेट कर रहे हैं। पिक द बॉक्स अप, ये भी ठीक है, पिक अप द बॉक्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पिक अप द बॉक्स, वैसे पिक अप द स्टिक, पिकअप दिस, ये भी चलता है, इसमें दोनों चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा कौन सा चलेगा, जो सेपरेबल है वो। लेकिन इसमें पिकअप इट, इसमें तो टोटली ये सेपरेबल वाला है, पिक इट अप, इसको अलग करना जरूरी है, क्योंकि बीच में क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो सेपरेबल या इनसेपरेबल होती हैं। सेपरेबल मतलब उनको आप अलग करके भी लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और अगर आप उनको इकट्ठा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ इनसेपरेबल होती हैं जिनको आप इकट्ठा ही लिखोगे, उनको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सो प्लीज टेक केयर कि आप इनको देखो कि कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, एंड लुक फॉर मोर फ्रेजल वर्ब्स, और भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना देखोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। जैसे बैकअप करना, बैकअप करना मतलब टू सपोर्ट। ब्रेक डाउन, अब बैक अप मतलब बीच में कुछ है, बैक मी अप मतलब ये सेपरेबल भी है और इनसेपरेबल भी है। ब्रेक डाउन मतलब मैंने आपको बताया था, डैमेज होना, टू स्टॉप वर्किंग। कॉल अराउंड, इसका क्या मतलब है, टू कॉन्टेक्ट मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोगों से बात करना। कॉल डैश ऑफ, कॉल ऑफ द मीटिंग, जैसे अभी था ना, कॉल द मीटिंग ऑफ। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, सेपरेबल भी इनसेपरेबल भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो टू कैंसल अ प्लान्ड इवेंट। काम डाउन,
टू रिलैक्स, ठीक है, आफ्टर आफ्टर any energetic state या irritated state. Check out. To examine a person or thing when used in reference to a person. Check it out. मतलब it could be anything. To examine a person or thing. Then check the contract out. ऐसे भी हो सकता है. Cheer up. So to make someone happy, especially if they were previously sad. Cheer up. Cheer someone up. Like reading always cheers me up. Clean up. To be extremely successful in an endeavor such as business, sports or gambling. Clean up. ठीक है, जैसे और हॉकी टीम क्लीन्ड अप द टूर्नामेंट, मतलब उसमें सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। क्लीन समथिंग अप, एक हो गया क्लीन अप द टूर्नामेंट, ये अलग चीज है। और क्लीन्ड द लिविंग एरिया अप और लिविंग रूम अप, मतलब किसी चीज को साफ कर देना। कम अराउंड, टू चेंज वंस ओपिनियन और सी अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि ही हैज कम अराउंड, ठीक है, मतलब किसी होश में आना, जैसे वो भी कह सकते हैं, या बात मान लेना, वो भी कह सकते हैं। अब क्या है, कम बिटवीन, किसी चीज के बीच में आना, ठीक है। कम डाउन विद, टू कैच एन इलनेस, कम डाउन विद फीवर, कम डाउन विद कोविड, तो ये सब क्या है, दे टेल यू कि ये क्या है, मतलब इससे बीमारी होना। तो आप देख रहोगे कि इनका मीनिंग कितना डिफरेंट है, कम डाउन विद फीवर होना, है ना। तो इनका मीनिंग बहुत अलग होता है, जैसे जैसे अलग अलग प्रीपोजिशंस के साथ यूज किए जाते हैं, इनका मीनिंग चेंज होता जाता है, तो इनका ओरिजिनल मीनिंग नहीं रहता, तो इनको कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स। तो ये क्या है, ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया और फ्रेजल वर्ब बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको और ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स को देखना है, समझना है, ठीक है, उनके मीनिंग्स को जानना है। आई होप you have understood well this, so this was the last topic of prepositions. अब इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड मेक श्योर यू वॉच द वीडियो थॉरली, और अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और जितना अपने आप को गेयर अप कर सकते हो, अपने लिए आसान कर सकते हो, पेपर 4 को आप कर लीजिए, ठीक है। आई एम श्योर अगर आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे और पूरा डेडिकेशन के साथ देखेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग, यू विल बी गेटिंग अ गुड स्कोर इन पेपर 4। ना सिर्फ हिंदी पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, इंग्लिश में भी आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकेगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी into this. So God bless you, all the very best, thank you so much.